हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है हॉरर स्टोरी शमशान घाट का भूत। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरी देखना, क्योंकि इसमें 2 कहानियां हैं और जो दूसरी कहानी है वो है भोपाल के भदभदा के शमशान घाट के भूत की। तो प्लीज़ कहानी पूरी देखना और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर शुरू करते हैं। ये कहानी है अमर की। मेरा नाम अमर है। मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी को अभी 10-15 दिन ही रह गए थे, तभी मेरे दादाजी का हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया था। मैं अपने दादाजी का सबसे छोटा पोता था। उनकी मृत्यु के अगले दिन एक नदी के किनारे बने शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होना था। तो मैं शमशान घाट में जाकर चिता की लकड़ियों का बंदोबस्त करने में व्यस्त था। दरअसल लकड़ियों का जो गोदाम था वो शमशान घाट से लगभग 50 मीटर की दूरी पर था। लकड़ियों को गोदाम से वहाँ शमशान घाट पर लेकर जाना पड़ता था। तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ इसी काम पर लगा था। जब मैं लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधे पर लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तभी वहाँ से एक अर्थी गुजर रही थी। तभी मैं अपने कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा लिए साइड में खड़ा हो गया था। वो सीढ़ियों वाला जो रास्ता था बहुत सकरा था। मैं भले ही साइड में खड़ा हो गया था, पर पता नहीं कैसे उस अर्थी की रस्सी में या उस अर्थी में कैसे मेरे कंधे पर रखी लकड़ियों का गट्ठा फंस गया, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को लाख संभाला, लेकिन मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गया और मेरे धक्के की वजह से अर्थी ले जा रहे एक आदमी भी लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे अर्थी भी पलट गई और अर्थी पर लेटी चिता सीधे मेरे ऊपर गिर गई। और वो किसी औरत का शव था और वो शव सीधे मेरे ऊपर सीने पर औंधे मुंह गिरा। मैंने उस शव को देखा तो उस शव की आंखें खुली हुई थी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो शव मेरी आंखों में ही देख रही हो। तभी वहाँ खड़े लोगों में हल्ला मच गया। सभी ने पास आकर उस शव को उठाकर वापस अर्थी पर रख दिया और फिर पास में पंडित जी आए, कुछ मंत्र पढ़ा और गंगा जल छिड़क कर उस अर्थी को वापस राम नाम का जाप करते हुए शमशान घाट की तरफ ले गए। लेकिन तब तक मेरी डर के मारे हालत खराब हो गई थी। मैं पसीना पसीना हो गया था। मुझे सभी संतावना दे रहे थे, डरने की कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, तुम मत डरो, सब ठीक हो जाएगा। पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरी तो डर के मारे फट गई थी। मेरी वजह से एक अर्थी पलट गई और शव अर्थी से बाहर आ गया था, वो भी ठीक मेरे ऊपर। थोड़ी ही देर में मेरे दादाजी की भी अर्थी शमशान घाट पर आ गई थी और सकुशल उनका अंतिम संस्कार हो गया। पर मेरी नज़र बार बार उस औरत की जलती हुई चिता की तरफ जा रही थी। मुझे बार बार उसी का चेहरा याद आ रहा था। पता नहीं मुझे उस दिन से क्या हो गया था। मैं अधिकतर गुमसुम रहने लगा था। सभी घर वालों को लगा कि मैं शायद दादाजी की मौत की वजह से सदमे में हूँ, पर मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शादी भी पोस्टपोन हो गई थी। मेरे होने वाले सास ससुर भी आए थे, पर मैं उनसे मिला ही नहीं। अधिकतर मैं अपने कमरे में ही रहता था। मेरे बिहेवियर से माँ को चिंता होने लगी कि कुछ दिनों बाद इसकी शादी है और ये अभी तक सदमे में ही है। तभी माँ ने पिताजी से कहा। पिताजी ने हमारे ही परिवार के पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने मेरी कुंडली को फिर से जांचा, लेकिन उन्हें कुंडली में कुछ भी अजीब नहीं दिखा। अब मेरे घर वालों को और चिंता होने लगी कि शादी के दिन पास में आ रहे हैं और अमर की ये हालत है, कहीं शादी टूट ना जाए। एक दिन मेरे पिताजी रात में कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने हल्के से उनके कमरे के दरवाजे को खोला हो। तो उन्होंने आंखें खोल के देखा तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और वहाँ कोई खड़ा था, लेकिन कमरे में लाइट बंद थी तो उसका चेहरा नहीं दिखा। उन्होंने अंदाजे से ही आवाज़ लगाई, अमर, अमर तू है क्या?
मगर दरवाजे पे जो भी कोई खड़ा था कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे पापा ने लाइट चालू करने के लिए उठे और जैसे ही लाइट चालू करके दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो दरवाजे के पास गए, बाहर भी झांक कर देखा, उन्हें कहीं कोई नहीं दिखा। फिर उन्होंने वापस दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑफ की और बिस्तर पर लेट गए। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि कोई काली परछाई उनके पैरों के साइड खड़ी है और उन्हें देख रही है। उस अंधेरे में उस परछाई की आंखें लाल चमक रही थीं। यह देखकर उनकी चीख निकल गई और उन्होंने फटाक से उठकर लाइट जलाई। चीख सुनकर बगल में लेटी मेरी मम्मी भी जग गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? पिताजी माँ को डराना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा, कुछ नहीं, एक बुरा सपना देखा, तू सो जा। फिर उन्होंने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो खाली था। गिलास लेकर वो अपने कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई, उन्हें कहीं कुछ नहीं दिखा। फिर वो किचन में आ गए। फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालने लगे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई फ्रिज के बगल में खड़ा है। उन्होंने तुरंत अपनी नज़र ऊपर उठाई तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उन्हें अपने पीछे से एक हंसी सुनाई दी। किसी औरत की हंसी थी। वो औरत उन्हें दिखाई नहीं दी। वो तुरंत किचन से निकलकर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब सो गए। सुबह उठे तो उन्हें सब सपना सा लग रहा था। पापा इस बात को भूल गए थे। तभी एक दिन मेरे घर की पड़ोस की आंटी ने मम्मी से पूछा कि अमर की मम्मी, क्या तुम्हारे यहाँ कोई औरत आई है? मम्मी ने कहा, नहीं तो। क्यों, क्या हुआ? आंटी ने कहा कि कल रात तुम्हारे घर से किसी औरत के रोने की आवाजें आ रही थी। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैंने तो आवाज सुनकर खिड़की से तुम्हारे घर की तरफ देखा तो वो छत पर घूम रही थी। तो मम्मी ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है ना, मेरे घर में मेरे अलावा कोई औरत ही नहीं है और मैं तो रात में छत पर गई ही नहीं। तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा या तुम्हें अच्छे से नहीं दिखा होगा। तभी आंटी ने चिढ़कर कहा, धोखा होता तो एक को होता, मेरे पति ने भी तुम्हारी छत पर देखा था। ये सुनकर मम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो चुपचाप घर पर आ गई और आकर पापा को सारी बात बताने लगी। ये सुनकर पापा ने भी पिछली रात हुई घटना के बारे में माँ को बताया। ये सुनकर दोनों को लगा कि पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो पापा ने फैमिली पंडित को सारी बात बताई तो उन्होंने घर पर एक पूजा की। पर मैंने हमेशा की तरह वो पूजा अटेंड नहीं की। पर हाँ, उस दिन के बाद से हमारे घर से ना ही किसी को किसी औरत के रोने की आवाज आई और ना ही किसी को कोई परछाई दिखाई दी। उस दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन एक रात जब मम्मी पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने खिड़की से किसी को बाहर बगीचे में देखा। वो खिड़की के पास गई तो देखा मैं बाहर खड़े होकर किसी से बात कर रहा हूँ। मम्मी को कोई और दिखाई नहीं दिया तो मम्मी ने खिड़की से और आगे झांक कर देखा तो मम्मी के तो पसीने छूट गए थे। उन्हें किसी औरत का काला साला दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो काला साया मुझ पर किसी बात को लेकर गुस्सा कर रही थी। उसके बाल भी बहुत लंबे थे जो हवा की वजह से बहुत ही अजीब से उड़ रहे थे। माँ को समझ में आ गया कि मुझ पर किसी चुड़ैल का साया है। ये सब देखकर मेरी माँ की तो चीखें निकल गई। उनकी आवाज़ सुनकर मैंने पीछे पलटकर देखा तो खिड़की पर माँ खड़ी थी और ये देखकर उस औरत का साया गायब हो गया था। माँ की चीख की आवाज़ से पापा भी जाग गए और माँ से पूछने लगे, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? तो माँ ने पापा को सारी बात बताई कि किसी औरत का काला साया अमर से बात कर रहा था। फिर पापा ने मुझे आवाज़ देना शुरू कर दिया। मेरे कमरे में जाकर देखा, मैं कहीं नहीं मिला। पापा ने पूरा घर चेक कर लिया। फिर माँ ने कहा, एक बार छत पर जाकर देखते हैं, शायद वहीं हो। पापा छत पर गए तो मैं सच में छत में एक कोने में डर के मारे दुबक कर बैठा था। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और छत से मुझे अपने कमरे में लाए और मुझसे पूछने लगे कि क्या है ये सब। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खामोश रहा। तभी मेरी माँ ने रो रो कर पूछना शुरू कर दिया कि बताता क्यों नहीं है कि तुझे क्या परेशानी है, वो औरत कौन है? तब मैंने माँ को बताया कि उस औरत का नाम मीना है
और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। तब मेरे मम्मी पापा का शक यकीन में बदल गया कि मेरे ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। दूसरे दिन वो मुझे उसी शमशान घाट में जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए। मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था, पर उन्होंने अपने दोस्तों और मेरे चाचा को भी बुलवा लिया था और जबरदस्ती मुझे पकड़कर शमशान घाट ले जाया गया। शमशान घाट में एक अघोरी रहता है। वह तांत्रिक विद्याएं भी जानता था। उसके पास सब ऐसी ही परेशानी लेकर आते थे और वो सबकी मदद करता था। मेरे पापा भी मुझे अघोरी के पास ले गए और अघोरी को सारी बातें बताई। अघोरी ने मेरी तरफ आंखें बड़ी करके बहुत देर तक देखा। उसके बाद मेरे पापा से कहा कि इसको जिसने पकड़ कर रखा है वो एक बदचलन औरत की आत्मा है। वह अतृप्त आत्मा है और ये लड़का उसे पसंद आ गया है और अब वो इसे लेकर ही जाएगी। मेरे पापा उससे विनती करते हुए बोलने लगे कि महाराज, कोई तो उपाय होगा मेरे बेटे को बचाने का। घोरी बाबा ने कहा, हाँ उपाय तो है। पापा ने झट से कहा, क्या उपाय है? अघोरी ने कहा, इसको चिता पर जलाना होगा। ये सुनकर मेरे पापा अघोरी पर चिल्लाने लगे, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है आपका? आप किसी जिंदे व्यक्ति को चिता पर जलाने की बात कर रहे हो? ये सुनकर अघोरी बोला, तो अभी कौन सा तेरा बेटा जिंदा है? रोज तिल तिल कर तो मर रहा है, एक दिन वैसे ही मर जाएगा। इससे अच्छा अभी जला दे। ये सुनकर मेरे पापा सबसे अलग जाकर मायूस होकर एक जगह बैठ गए। बैठे बैठे वो मुझे ही देख रहे थे। वहां जाकर मुझे वैसे भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं बेचैनी से अपने सारे शरीर को नोच रहा था और अजीब सी पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। अजीब सी आवाज में गुर्रा रहा था। मेरे पापा मेरी ऐसी हालत देखकर तुरंत अघोरी के पास गए और बोले, महाराज आपको जो करना है करिए, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। फिर अघोरी उठा और नदी के पास जाकर एक चिता सजाई। फिर मेरे पास आए। उन्होंने अपने शरीर से भभूत अपने हाथों में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं थोड़ी देर तक तो चीखता चिल्लाता रहा, फिर बेहोश हो गया। अघोरी ने मुझे खुद ही अकेले गोद में उठाया और ले जाकर चिता पर लिटा दिया। फिर कुछ मंत्र पढ़कर चिता में आग लगा दी। जैसे ही आग लगाई, आग की लपटें ऊंची ऊंची उठने लगी, चीखने की आवाज आने लगी। आग में ही कोई आकृति उठती हुई सी दिखी। तभी अघोरी ने चिता से मेरा हाथ पकड़कर झट से खींच लिया, पर वो आकृति मतलब उस औरत का साया उसी चिता पर रह गया। वो बहुत चीख रही थी। तभी अघोरी ने झट से एक बाल्टी से नदी से पानी लाया और मेरे ऊपर डाल दिया। लेकिन तब तक मैं थोड़ा बहुत आग से झुलस गया था, लेकिन घाव ज़्यादा गहरे नहीं थे। तब तक मुझे भी होश आ गया था। मेरे पापा मेरे पास आए और मुझे उठाकर गले से लगा लिया। फिर अघोरी ने अपने शरीर से फिर से भभूत निकालकर मंत्र पढ़कर मेरे माथे पर लगा दिया। वो मेरे पापा से बोले, ले जाओ अपने बेटे को, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी बहुत जला है, अस्पताल में दिखवा लेना, ठीक हो जाएगा। फिर पापा ने कहा, महाराज वो औरत, तुम चिंता मत करो। अघोरी ने मंत्र पढ़कर उस चिता पर फेंका तो साया ऊपर उठा और धुएं की तरह गायब हो गया। फिर मैं अपने पापा के साथ वहां से वापस आ गया। दोस्तों अभी बिल्कुल नहीं जाना, दूसरी कहानी बाकी है अभी, भोपाल के भदभदा के शमशान घाट के भूत की। तो शुरू करते हैं। वाली ही एक लड़की की है। आगे की कहानी उसी की जुबानी। ये घटना लगभग 20-22 साल पहले की है। उस समय डिपो चौराहा, जो कि अब भारत माता चौक कहलाता है, वहां से जो रास्ता भदभदा की ओर जाता है, बेहद सुनसान था। उस रास्ते पर रात हो या दिन हो, सेल्फ गाड़ियों के अलावा और ऑटो को छोड़ दिया जाए तो परिवहन की कोई सुविधा नहीं थी। अगर आपके पास गाड़ी खुद की नहीं है तो बस डिपो से आपको पैदल ही चलना पड़ता था। ये बात जो कोई भी भोपाल का होगा और अगर उस एरिया का होगा तो उसे पता ही होगा। कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और मेरे पापा पुलिस में थे,
तो हमारा घर 23वीं बटालियन के पास था। उस समय मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी। ठंड का मौसम था और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई कि 23वीं बटालियन के ठीक सामने एक शमशान घाट था। वो अभी भी है। वहाँ से अभी भी हजारों लोग गुजरते हैं और उस साइड से गुजरने पर डर भी नहीं लगता। लेकिन पहले तो सड़क के साइड सिर्फ पेड़ ही पेड़, बिल्कुल जंगल जैसा नज़ारा था। अकेले उधर से गुजरने पर बहुत डर लगता था। वैसे भी कहते हैं ना, मानो तो भूत है, ना मानो तो भूत नहीं है। ये सब उल्टी सीधी चीज़ें भी उन्हीं को दिखाई देती हैं जिन्हें वो दिखना चाहती हैं या फिर जिनकी किस्मत खराब हो। ठंड का मौसम था। उस टाइम कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। उस टाइम रात में बहुत ज़्यादा सुनसान रहता था, तो अधिकतर वहाँ कुछ ना कुछ हादसा होता ही रहता था। एक दिन जब हम स्कूल में थे, तभी सबको बातें करते हुए सुना कि शमशान घाट की झाड़ियों में किसी ने किसी नवयुवक को मारकर फेंक दिया है। हम लोग जब वापस घर पर आए, तब भी सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग तो उसकी बॉडी देखकर आए थे, उसी के बारे में बता रहे थे। और अधिकतर मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। हो सकता है मेरी तरह आप लोगों में से भी किसी को महसूस हुआ हो। अगर कहीं कुछ बहुत बुरा होता है तो शायद मौसम भी उस हादसे का साथ देने लगता है। मेरा मतलब है, मौसम भी डरावना हो जाता है। मौसम को देखकर और डर लगने लगता है। उस समय बहुत ही डरावना माहौल था। बहुत दिनों तक इसी घटना की चर्चा रही। और जब हम छोटे रहते हैं तो बचपन में तो कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। हर छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। मेरा हाल भी कुछ उस समय ऐसा ही था। मुझे तो अभी भी इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। अभी सब इन बातों को भूल भी नहीं पाए थे, तभी उसी सड़क पर एग्जैक्ट उसी जगह पर जहां झाड़ियों में उस आदमी को मारकर फेंका गया था, वहां कंटिन्यू एक्सीडेंट होने लगे। कुछ को कम चोटें लगती थी तो कोई तो मरते मरते बचता। उस टाइम इन हादसों को देखकर यह बात आग की तरफ फैल गई थी कि उस लड़के का भूत ही ये एक्सीडेंट करवा रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट होने वाले लोगों की एज लगभग उसी मरे हुए आदमी के आसपास होती थी। उस टाइम तो मुझे ऐसा लगता था कि आखिर पापा हमें ऐसी जगह क्यों रहने के लिए लेकर आए हैं। और अभी वर्तमान में वो जगह बहुत ही फेमस और सुंदर बन गई है, लेकिन उस समय तो वो एरिया बिल्कुल जंगल की तरह था। रात में बेहद सुनसान हो जाता था और ठंड में तो और ही ज़्यादा। फिर उसी समय मेरे पापा के साथ भी कुछ इतना भयानक घटा कि उस टाइम तो डर के मारे मेरी पूरी फैमिली का ही बुरा हाल था। मेरे पापा भले ही पुलिस में थे, लेकिन उन्हें भजन कीर्तन का बड़ा शौक था। वो अधिकतर रात में सुंदरकांड या जहाँ कहीं पर भी कीर्तन हो वहाँ जाते थे और वापस आते आते उन्हें रात के कभी 2 तो कभी 3 या कभी तो सुबह ही हो जाती थी। वैसे मेरे पापा भोलेनाथ के भक्त हैं, भूतनाथ भगवान को बहुत मानते हैं। और मेरे पापा पहले गांव में रहते थे, तो उन्हें भूत प्रेत का बचपन से ही एक्सपीरियंस था। मतलब उन्होंने इन सब चीज़ों को कई बार महसूस कर चुके थे, पर कोई भी उन पर हावी ना हो पाया था। ऐसे ही एक दिन शाम को मेरे पापा कीर्तन में गए थे। उस समय मोबाइल फ़ोन तो नहीं थे, सिर्फ लैंडलाइन था। ठंड का मौसम था और पापा को जहाँ कीर्तन था वहाँ ही रात के 1 बज चुके थे। पापा अकेले ही थे। ठंड का मौसम था। ठंड से बचने के लिए उन्होंने कानों को मफलर से ढक कर रखा था। स्वेटर तो पहना ही था, पर ठंड ज़्यादा थी और गाड़ी में तो और तेज़ लगती थी, तो उन्होंने शॉल भी ओढ़ रखी थी और स्कूटर से अपने घर की तरफ आ रहे थे। कीर्तन दूर हो रहा था, तो आते आते लगभग 2 बज चुके थे। तभी शमशान घाट वाला रास्ता आया। तो पहले तो पापा ने ध्यान ही नहीं दिया। वो स्कूटर चलाते हुए गाना गुनगुनाते हुए चले आ रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि कोई शमशान घाट की बाउंड्री वाली दीवार पर लेटा हुआ है। पापा को लगा शायद कोई वहम होगा।
फिर वो जैसे ही उस रास्ते के और करीब आए तो वो उनका वहम नहीं था, बल्कि सच में कोई बहुत ज़्यादा ही सफ़ेद झक कुर्ता पैजामा पहने हुए आराम से बाउंड्री वॉल पर लेटा हुआ है। उसे गिरने का भी डर नहीं लग रहा था। पापा को समझते देर नहीं लगी कि वो कोई इंसान नहीं है, वरना ऐसी जगह पर कोई शराब के नशे में भी नहीं लेटेगा। पापा ने भूतनाथ भगवान का नाम लिया और स्कूटर की रफ्तार को तेज कर दी। पापा जैसे ही उसके बगल से गुजरे, वो जो लेटा हुआ था एकदम से उस दीवार से कूद गया। पापा ने रफ्तार तेज कर ली और जैसे ही आगे बढ़े उनके स्कूटर भड़ाम से बहुत ही जोर से टकराया। उसकी वजह से पापा का बैलेंस बिगड़ गया और पापा स्कूटर से घसीटते हुए कुछ आगे की तरफ गिर गए। उन्होंने अपने आप को हिम्मत करके उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं देखा। फिर गाड़ी की तरफ देखा तो वहाँ उन्हें एक भैंस दिखाई दी जो अब उठकर जा रही थी, जिससे शायद पापा टकरा गए थे। पापा के सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से पापा बेहोश हो गए थे। हम लोगों को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। पापा वहाँ कितनी देर बेहोश पड़े रहे। कोई वहाँ से गुजरा तो उसने एम्बुलेंस को बुलवा दिया। हमें तो सुबह जब घर पर 1250 हॉस्पिटल से फ़ोन आया तब पता चला। हम सभी मम्मी के साथ हॉस्पिटल गए। तब मम्मी ने पापा से पूछा कि ये सब कैसे हो गया। तब पापा ने पूरी घटना मम्मी को बताई। वो तो भगवान का शुक्र है कि पापा को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। सर पर 3-4 टाँके लगे थे और लेफ्ट हैंड पर प्लास्टर चढ़ा था। एक्सीडेंट के हादसे उस समय कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे और सभी का यही कहना था कि वह उसी आदमी का भूत कर रहा है, क्योंकि जब कोई जवान बेमौत मरता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और ऐसे ही सबको परेशान करती है। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। मेरे खुद के पापा के साथ ये घटना हुई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना, अब कब करोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।